नमस्ते स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिस्कशन बीच में छूट गया था, वो बहुत सारा क्वेश्चन का एनालिसिस तो कर चुके हैं, लेकिन अभी और वेरिएशन कुछ बाकी रह गया था। तो आज हम लोग और वेरिएशंस देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जब x में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो कैसे बनाएंगे। हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू में दिया ही नहीं रहता है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनाना पड़ता है, फिर हम लोग उसको सोल्व करते हैं। तो वो वाला भी देखेंगे और अब और कुछ वेरिएशन देखेंगे। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि नहीं है? एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का एनालिसिस यहाँ पे होगा उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन देख के खुद बनाना है। और खुद बना के ये होगा कि हो सकता है कि आप आंसर तक पहुंच जाइए, या हो सकता है कि कुछ स्टेप करिए, कुछ आपको पता चले कि लैंग्वेज तो समझ में आए कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, और कुछ स्टेप आप कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सारा कुछ निकलेगा उससे। अब फिर हम लोग साथ में बनाएंगे तो आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे। और जब आंसर तक पहुंच जाएंगे तो आप ये सोचिए कि हम अकेले क्यों नहीं पहुंच पाए। तो उस तरीके से आपका फिर जो बीच में हर्डल आ रहा है आंसर तक नहीं पहुंचने में, वो सारा हर्डल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप भी आंसर तक अकेले भी पहुंचने लगिएगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो किस चीज का ये इक्वेशन है आप देख लीजिए। हमारे पास कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले सीखे थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले पहचानने भी आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं तो सारा थ्योरी धरा का धरा रह जाएगा जब आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि उसमें हम ये लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी कुछ पता नहीं कि लीनियर है या नहीं है। अब यहाँ बोल रहे वैल्यू ऑफ y इज 1 व्हेन x बराबर 1। इसका क्या मतलब हुआ कि x जब 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y बराबर 2। तो x का वैल्यू बता दीजिए जब y बराबर कितना है? 2 है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाइए। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम उठा रहे हैं तो एक जगह पे dx देख रहे हैं और दूसरे जगह पे क्या देख रहे हैं? dy। तो अब हम दो काम कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं कि dy अपॉन dx लिख दे और फिर ढूंढने की कोशिश करें कि y है कि नहीं हमारे पास। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि dx अपॉन dy लिख दे और फिर ढूंढने करें कि x है कि नहीं हमारे पास। तो डिफरेंशियल इक्वेशन y में भी बन सकता है और x में भी बन सकता है। x को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वो x वाला क्वेश्चन देगा तो फिर आप फंस जाइएगा। तो दोनों दिमाग खुला रखिए। तो इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी है, मतलब दो जगह पे y है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन y में बनने का चांस थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर इसको लेके इधर डिवाइड करते हैं तो dx अपॉन dy के साथ x बस एक जगह पे ही आया है। तो x बस एक जगह पे ही आया है तो कुछ इंडिकेट कर रहा है। वो इंडिकेट कर रहा है कि तुम डिफरेंशियल इक्वेशन x में भी बना सकते हो। तो चलिए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गुजारे हुए। तो यहाँ पे जब ऐसे दिया हुआ था तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि जो dy लिखा हुआ है वो उधर क्यों रहेगा, तो हम यहाँ पे लाके डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब देखिए डिवाइड करने से क्या मिला हमको? डिवाइड करने से ये मिला कि dy को जब हम नीचे ऐसे लाके यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि dx अपॉन dy। अब dx अपॉन dy के साथ हम देख पा रहे हैं कि इसके साथ तो x भी आया है और बाकी कहीं x नहीं है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि x में डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर x में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो dx अपॉन dy को तो अकेला बनाना ही पड़ेगा। जब तक वो अकेला नहीं बनेगा तो लीनियर फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे dx अपॉन dy को अकेला तो बनाना ही पड़ेगा। तो dx अपॉन dy देखिए बाई स्क्वायर से भागा दे दीजिए। तो बाई स्क्वायर से भागा देने पे यहाँ पे x बटे बाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो माइनस है, इसको उस साइड लेके चलते हैं और उस साइड लेके चलते के बाई स्क्वायर से भागा दे देंगे। तो माइनस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/, देखिए यहाँ पे पहले से ही बाई पे पावर 1 है और ये जब नीचे जाएगा तो बाई का स्क्वायर नीचे जाएगा तो बाई
पहले से था और बाई स्क्वायर आया, मतलब बाई पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा टोटल। तो बाई पे पावर 3 हो गया ऐसे। अब बोलिए कि dx अपॉन dy भी हमको दिख रहा है, अकेला हो चुका है, और यहाँ पे x के साथ ये है, तो ये है हमारे पास px हो गया ये टोटल 1 अपॉन बाई स्क्वायर, और p बाई हो गया, और यहाँ पे q बाई हो गया, क्योंकि इस बार किसके रेस्पेक्ट में है, बाई के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले काम कर देते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो पहला काम हो गया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा जी, तो e टू दी पावर यहाँ पे क्या करते हैं कि इस बार बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। किसको इंटीग्रेट करेंगे, p बाई को। तो p बाई क्या है, 1 बटे बाई स्क्वायर। तो चलिए 1 बटे बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बटे बाई स्क्वायर का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो क्या हो जाता है, -1 अपॉन बाई हो जाता है। तो यहाँ पे -1 अपॉन बाई हो गया, यही आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ कुछ आगे हम नहीं कर सकते हैं, अब माइनस आया तो नीचे लेके जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम इसको ऐसे रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन जब लिखना होगा तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब लिखना होगा तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻1 बटे बाई। चलिए यहाँ पे इतना रहने देते हैं, और उस साइड क्या होगा, उस साइड हो जाएगा ये जो आया है q बाई, वो हो जाएगा 1 बटे बाई क्यू, और उसके साथ क्या गुना करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुना करते हैं। तो यहाँ पे e⁻1 अपॉन बाई भी हो जाएगा, और यहाँ पे डी बाई, और फिर इसका एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो हम लोग जान चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में 2 जगह इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ पे तो ऐसा इंटीग्रेशन आया था 1 अपॉन बाई स्क्वायर, तो बहुत आसानी से हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट ला दिया है कि आप इसको कैसे इंटीग्रेट करिएगा। इसको इंटीग्रेट अगर आप करना चाहते हैं तो हल्का सा ट्विस्ट ला दिया है, इसको जब तक इंटीग्रेट नहीं करिएगा जब तक आंसर नहीं आएगा। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन भी है। तो आपका मन क्या कर रहा होगा कि हम लगा देते हैं u इंटू भी, तो एकदम तेजी से u इंटू भी लगा दीजिएगा तो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं दिमाग लगा के कि e⁻1 अपॉन बाई। अब इसका बोलिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे रखा हुआ है 1 अपॉन बाई स्क्वायर, और एक और 1 अपॉन बाई है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका अगर इंटीग्रेशन सोल्व करना चाहते हैं तो सिर्फ इंटीग्रेशन पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आंसर तो आ ही जाएगा। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि -1 अपॉन बाई को कुछ नया वेरिएबल z मान लेते हैं या t मान लेते हैं। चलिए t मान लेते हैं। t किसको मान रहा है, -1 अपॉन बाई को। तो बताइए dt क्या होगा, dt होगा -1 अपॉन बाई, पहले से ही है तो 1 बाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या होगा, डी बाई, और यहाँ पे पहले से डी बाई है और 1 अपॉन बाई स्क्वायर भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 अपॉन बाई स्क्वायर जो है और डी बाई है उसको साथ में लेके डी टी लिख सकते हैं। और यहाँ पे -1 अपॉन बाई नहीं है, तो -1 अपॉन बाई तो अपने हाथ का बात है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, -1 अपॉन बाई की जगह पे हम लिख देते हैं टी, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, इसके जगह पे dt लिख देंगे, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, -1 अपॉन बाई की जगह पे t लिखेंगे। तो ऐसा आ गया, ऐसा t e⁻t dt, माइनस कॉमन निकल चुका है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि माइनस जैसे ही कॉमन निकला तो t और e⁻t, मतलब एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब u इंटू भी लगाने में बहुत कंफर्टेबली होगा, क्योंकि इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो u इंटू भी कैसे लगाते हैं, u इंटू भी लगाने का फॉर्मूला तो हम बता चुके हैं, अगर आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे भी बता ही देते हैं कि कैसे लगाते हैं। एक को u मान लेते हैं और दूसरे को भी मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको अगर u माने हैं तो इसको आराम से रख देते हैं कि t रख दिए, और फिर b को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। तो e⁻t का तो इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है। अब क्या करते हैं, माइनस, इसमें देखिए t का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, और e⁻t का इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻t का तो इंटीग्रेशन e⁻t ही होगा। और फिर एक बार इसका क्या कर देते हैं, पूरे तरीके से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लगा हुआ है तो माइनस भी कॉमन लेते चलिए आप। अब माइनस बाहर ही रखिए, t e⁻t, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻t का e⁻t ही निकल जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया,
यहाँ पे माइनस अगर गुना कर देते तो टी ई टू द पावर टी और प्लस ई टू द पावर टी, तो ई टू द पावर टी हम लोग कॉमन भी ले सकते थे। चलिए कॉमन ही ले लेते हैं। ई टू द पावर टी अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी। 1 माइनस टी कैसे हो गया, क्योंकि माइनस जब गुना होगा तो टी में माइनस हो जाएगा, लेकिन इधर जो -1 था वो +1 हो जाएगा, तो 1 माइनस टी। तो इतना जो इंटीग्रेशन था उसको टी के टर्म में ला दिए हैं, तो टी के टर्म में ला दिया तो टी की जगह पे क्या रखेंगे, टी की जगह पे रखेंगे -1/बाई। तो यहाँ पे -1/बाई आ जाएगा और यहाँ पे भी -1/बाई आ जाएगा। तो फाइनल हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा बताइए। यहाँ पे x और y वाला जो लिखा हुआ है उसको तो लिख देते हैं, x और e टू द पावर -1/बाई। अब क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे ये करना है कि इस इंटीग्रेशन को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से सोल्व कर लिए, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन आ गया था, अलजेब्रिक भी आ गया था, एक्सपोनेंशियल भी आ गया था, तो सीधे इसको यहाँ पे फॉर्मूले से नहीं निपटा रहे थे, तो ये इंटू भी लगाना पड़ा, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ा। तो इसीलिए पहले इसको अलग तरीके से सोल्व कर लिए हैं। अब टी के जगह पे बस यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन आया है टी के जगह पे क्या रख देते हैं, -1/बाई। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा e टू द पावर -1/बाई के साथ क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी के जगह पे रखेंगे माइनस के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/बाई। अब देखिए, और प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है वो सी रहेगा। अब क्या कर देख रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन आ चुका है, सॉल्यूशन निकालने के बाद जो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था उसका यूज करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ था कि x जब 1 रख रहा है तो y भी 1 आएगा। तो चलिए x का वैल्यू 1 रखिए और y भी 1 रखिए, तो क्या आ रहा है, इतना रखने पे x का 1 रख दिया, मतलब यहाँ पे 1, y जब 1 रखेंगे तो e टू द पावर -1, तो 1/e हो गया। यहाँ y जब 1 रखें तो e पे पावर -1 हुआ, तो e कहाँ चला आएगा, नीचे। अब यहाँ पे भी नीचे चलाएगा, यहाँ भी 1/e लिख दीजिए, और यहाँ पे जब बाई 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे c हो जाएगा। तो बताइए c कितना आ रहा है, c आ जाएगा यहाँ से 2/e, और 1/e इधर जब आएगा तो -1/e हो जाएगा, तो -1/e हो गया c। तो फाइनल हमारा c का वैल्यू मिल चुका है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था कि y अगर 2 हो तो x का वैल्यू बता दो। तो यहाँ पे c का वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ पे फाइनल x का वैल्यू जानना चाहते हैं, तो y का वैल्यू कितना रख देंगे, y का वैल्यू 2 रख देंगे। तो चलिए y का वैल्यू 2 रखते हैं, तो x का जानना है तो x यहाँ पे रहने देते हैं, और e टू द पावर -1/2 हो गया, और यहाँ पे भी e टू द पावर -1/2 हो गया, और यहाँ पे भी 1 प्लस, यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 1/2 होगा, तो ऐसे हो गया। और c की जगह पे क्या रख देंगे, -1/e। अब यहाँ पे देख पा रहा है कि हमारा जो x चाहिए तो इससे भागा दे देते हैं, तो इससे भागा देंगे तो क्या होगा, तो x बराबर, जब हम इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बस 3/2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा जी, 3/2। और यहाँ पे 1/e पहले से था। अब इसको समझिए थोड़ा सा कि ये है क्या चीज, 1/2 किसी पे पावर होता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट, तो ये अंडर रूट ई है, लेकिन माइनस लगा हुआ है मतलब नीचे है, नीचे है ये, तो नीचे है तो उधर जाके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट ई ऊपर चल गया और ई नीचे है। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, x बराबर आने वाला है 3/2 -1/√e। तो यही क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो कि आईटी वाले पूछे थे। तो हम लोग आंसर तक पहुंच गए। ये भी देखें कि किस तरीके से इंटीग्रेशन का यूज हुआ। तो इंटीग्रेशन बहुत ही फॉर्मूला वाला नहीं था, इसमें यू इंटू भी लगाना पड़ा, तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। तो लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है, जैसे इंटीग्रेशन में बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन ही चाहिए। बेसिक इंटीग्रेशन रहेगा तो आप लोग सोल्व कर पाइएगा। तो आप आंसर तक अगर खुद पहुंचे होंगे तो बहुत अच्छा बात है, अगर हमारे साथ पहुंचे होंगे तब भी बहुत आप प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और अदर वेरिएशन देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और इस क्वेश्चन को आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। आप आंसर तक पहुंचने का पूरा प्रयास करिए, जो भी आप अभी तक सीखे हैं पूरा दम लगा दीजिए, आंसर तक पहुंचने का पूरा से पूरा कोशिश करिए। अगर आंसर तक पहुंच गए तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं।
अगर आंसर तक नहीं पहुंचे हैं तब भी हम लोग साथ में मिल के आंसर तक पहुंचेंगे और इस वेरिएशन को भी समझ लेंगे कि इसमें क्या अलग है जो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप धीरे धीरे आपका सारा वेरिएशन क्लियर हो जाएगा और आप एकदम प्रो बन जाइएगा और सारा क्वेश्चन को निपटा दीजिएगा एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि थोड़ा अलग है, क्या है इसमें। तो देखिए हमारे पास बोल रहा है कि इफ ए कर्व y बराबर एफ एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -1, तो ये तो वही है कि कुछ इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से देख रहे हैं कि dx भी है हमारे पास, dy भी है। तो सबसे पहले बताइए, एक बात बताइए हमको कि क्या आपको dy बाई dx बनाने आता है? बिल्कुल आता है। इसमें dy बाई dx बना सकते हैं, अगर dx को ऐसे भागा दे dx अपॉन dy भी बना सकते हैं। तो क्या आपको x अकेला दिख रहा है कहीं? x अकेला तो दिख रहा है लेकिन साथ साथ में एक x और ही है, मतलब दो दो जगह पे x है। क्या आपको y अकेला दिख रहा है? तो y भी दो दो जगह पे है। तो अब देखिए कैसे होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ पे एक बार गुना करते हैं कि x y हो गया और यहाँ पे x y स्क्वायर हो गया, मतलब एक जगह पे y पे पावर 1 है और दूसरे जगह पे y पे पावर कितना है? 2 है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर dx को हम उस साइड लेके जाते हैं तो x dy अपॉन dx अगर करते हैं तो देखिए क्या होता है। हम देख पा रहे हैं कि एक जगह y पे पावर 1 है और दूसरी जगह y का स्क्वायर है, तो कुछ अलग आने वाला है इस बार। क्या अलग आने वाला है? चलिए सबसे पहले dy बाई dx को अकेला बनाइए, dy बाई dx को अकेला बनाएंगे और इसको भी लेके आएंगे, y वाले को इधर लेके आएंगे। पहले dy बाई dx को अकेला बनाइए तो x से भागा दे देते हैं, तो ऐसा आ गया और यहाँ पे y स्क्वायर आ गया और यहाँ पे dy बाई dx है। चलिए बाई वाले को भी इस साइड लेके आइए, तो इधर क्या हो जाएगा? डी बाई बाई डी एक्स और माइनस बाई अपॉन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे अकेला बाई स्क्वायर बच जाएगा। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा कि यहाँ पे बाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बाई दो दो जगह आ गया। यहाँ तो हमको चाहिए ही चाहिए था, इसके लिए तो हम बेताब से इंतजार कर रहे थे कि बिना बाई के डिफरेंशियल इक्वेशन तो लीनियर होगा ही नहीं। लेकिन बाई स्क्वायर आ जाने से मेरा मन थोड़ा खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि इसको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और एग्जाम में टाइम होता नहीं है। तो चलिए, लेकिन बना दी, क्वेश्चन दिया है तो सोल्व तो करना पड़ेगा। अब बाई स्क्वायर यहाँ पे है तो बाई स्क्वायर क्या करते हैं, इसको कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो बाई स्क्वायर से भागा दे दीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे बाई डैश है, यहाँ पे भी बाई स्क्वायर से भागा देंगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू बाई हो जाएगा और यहाँ पे 1 बन गया। अब क्या करेंगे कि 1 अपॉन बाई को एक नया वेरिएबल नाम देंगे, या तो हम लोग थोड़ा अगर होशियार हैं तो -1 अपॉन बाई को भी नया नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे रखा हुआ है। अगर थोड़ा होशियार है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अगर जेड माने हैं तो डी जेड मतलब जेड डैश डी जेड अपॉन डी एक्स क्या आने वाला है? 1 अपॉन बाई स्क्वायर और बाई डैश आने वाला है डी बाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए ये दोनों स्टेप करने के बाद क्या हुआ कि बाई डैश अपॉन बाई स्क्वायर की जगह पे हम सीधे क्या लिख सकते हैं? जेड डैश लिख सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या चाहिए हमको जीवन में? जेड डैश आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हो माइनस के साथ ले लिए थे जेड, तो -1 अपॉन बाई जब हम लेंगे तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जेड अपॉन एक्स हो गया और यहाँ पे कौन हो गया? 1। तो अब देखिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है और बहुत ही सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया है। इसको सोल्व करने में बहुत समय नहीं लगेगा, तो इसको हम जल्दी से जल्दी निपटा ही देते हैं। चलिए निपटा देते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करिएगा? तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये जेड डैश हो गया और जेड के साथ 1 अपॉन एक्स है, तो यही तो पी एक्स बन गया और क्यू एक्स कौन है? 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में तो पी एक्स की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स लिख दिया और डी एक्स लिख दिया। अब बताइए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपके जबान पे रहता होगा कि ln x, और ये भी है कि यहाँ पे e और ln x मिल के क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ पे x आ गया है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बहुत सिंपल आया है। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे z वेरिएबल है तो z लिखेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके साथ गुना करेंगे, मतलब x गुना होगा और उसके बाद क्या होगा? इसके बाद q लेंगे, तो qx की जगह पे 1 है और इसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ गुना करेंगे और इसको टोटल को एक बार इंटीग्रेट करेंगे और फिर क्या कर देंगे? एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा देंगे c। अब बताइए
एक्स का इंटीग्रेशन तो कोई भी बता सकता है। यहाँ पे जेड इंटू एक्स आ गया और एक्स स्क्वायर बटे 2 आ गया। तो इंटीग्रेशन ज्यादा लंबा नहीं करा है, इसमें इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल रखा है, लेकिन यह है कि इसमें कन्वर्ट करना पड़ा। सीधे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़े, तो जिसमें कुछ स्टेप बढ़ा दिया तो इधर स्टेप घटा दिया, मतलब इंटीग्रेशन में थोड़ा भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुरंत तुरंत आ गया। अब यहाँ पे हमको जो फाइनल सॉल्यूशन देखना है वो एक्स बाई में देखना है, लेकिन जेड किसको माने थे? जेड हम लोग माने थे -1/बाई को, तो जेड के जगह पे क्या रख देंगे? -1/बाई, मतलब ऐसा आ जाएगा और ऐसा आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से सी भी निकाल सकते हैं, 1, -1 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x के जगह पे रख दीजिए 1, बाई के जगह पे रख दीजिए -1, तो ये दोनों रखने पे c कितना आ जाएगा? x के जगह पे 1, तो यहाँ पे 1 रख दिए, बाई के जगह पे -1, तो यहाँ पे -1 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे 1 मतलब 1 का स्क्वायर बटे 2। अब बताइए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब माइनस माइनस काटने के बाद क्या होगा? 1 हो जाएगा, और 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ से सीधे बोल सकते हैं कि c जो आने वाला है 1/2 आने वाला है। अब c जब 1/2 आ गया, तब पूछा क्या जा रहा है फाइनल? अब बता दीजिए कि x जब -1/2 रखे तो y कितना होगा? तो चलिए x बराबर -1/2 रख देते हैं, और c जो आया है 1/2 इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे रख देते हैं -1/2, और बाई नीचे है हमारा, और यहाँ पे भी -1/2 रखेंगे, तो -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाए? 1/4 हो जाएगा। तो सीधे हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 से भागा हो रहा है, और प्लस c की जगह पे कितना है? 1/2। चलिए अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो नीचे है 1/2 इंटू बाई। अब यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो 2 तो ऐसे काट सकते हैं, तो 1/बाई सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 प्लस 1। अब यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4 एलसीएम लेने पे। तो 1/बाई जो है वो 5/4 हो गया, तो बाई कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो हम लोग आंसर तक पहुंच गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, इसमें पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ा, इसमें बाई पे स्क्वायर था। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी में समझे थे कि बाई पे अगर पावर कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, कुछ भी रहे, तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको फिर सोल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख लिए कि किस तरीके से इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किए और फिर आंसर तक पहुंच पाए। तो इसी तरीके से अगर आप खुद आंसर तक पहुंचे होंगे तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन हम लोग साथ में भी आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो आप ये देखिए कि कौन से स्टेप में आपको दिक्कत हो रहा था, क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे, तभी ये धीरे धीरे आपका जो जितना भी हर्डल है वो खत्म होगा। तो और भी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, तो आपका और भी थ्योरी क्लियर होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तक कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है वो भनक तक नहीं है, लेकिन आप उसको सुन के पता लगा सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल आ गया कि आप क्वेश्चन को पकड़ने लगे कि किसका क्वेश्चन है ये, तो आप पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं, आप थोड़ा सा सोचिएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिमिट है, तो लिमिट अगर है t टेंस टू x है। अब यहाँ पे अगर लिमिट का क्वेश्चन होता तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया रहता, t टेंस टू मान लीजिए 2 रहता, 3 रहता, इनफाइनाइट रहता, 0 रहता, लेकिन यहाँ पे t टेंस टू x है। अब यहाँ पे ऊपर क्या दिया हुआ है? एक बार fx दिया हुआ है, एक बार t दिया हुआ। बताइए कि ये जो लिमिट है, लिमिट का कौन वेरिएबल है? लिमिट का वेरिएबल t है। अगर t x को अप्रोच कर रहा है तो t स्क्वायर जो है, और यहाँ पे x स्क्वायर रख देंगे, और यहाँ पे x स्क्वायर है, और यहाँ पे भी x रख देंगे। तो ये देख रहे हैं कि जब हम एक t को x अप्रोच कराएंगे तो दोनों चीज इक्वल हो जाएगा। तो दोनों चीज जब इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब एक ऊपर 0 बन रहा है, और नीचे भी t माइनस एक्स, मतलब ये भी जब x रखेंगे तो नीचे भी इक्वल हो जाएगा, मतलब नीचे भी 0 बन रहा है। इसका मतलब है कि 0/0 का फॉर्म बन रहा है, और बराबर लिमिट दिया हुआ 1। इसका मतलब है कि एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं? ऊपर अलग से डिफरेंशिएशन और नीचे अलग से डिफरेंशिएशन, दोनों को अपना अपना डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर लिमिट पुट करते हैं। तो चलिए
हमारे क्वेश्चन में सबसे हाईलाइटेड पार्ट यही था, तो इसको उठा के हम क्या कर देते हैं, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। तो एल हॉस्पिटल जब लगाएंगे t टेंस टू x पे, तो अब बताइए क्या होगा। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले ये समझने वाला चीज है। तो लिमिट का वेरिएबल t है, तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t। और fx का डिफरेंशिएशन कहीं f डैश x लिखने के मूड में तो नहीं है आप, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो fx हो जाएगा कांस्टेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 2t और fx, f में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे fx जो है वो कांस्टेंट है, t वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे एफ टी है वहां पे एफ डैश टी लिखेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गया टी। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे है t माइनस एक्स, तो x को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 हो गया। अब देखिए, अब जब हम यहाँ पे लिमिट तो 1 दिया हुआ, फिर से 1 लिख दिए। अब जब हम t x रखते हैं तो क्या होता है, तो t जब x को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे रख देंगे 2 इंटू एक्स, और fx तो पहले से ही है, और माइनस एक्स स्क्वायर f डैश x। तो अब कुछ दिखने लगा होगा कि बाई डैश और बाई जैसा कुछ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर x रख देते हैं t की जगह पे, तो ये fx हो गया, और यहाँ पे x स्क्वायर और f डैश x हो गया, और बराबर कितना दिया हुआ है, 1। तो आपको अब साफ साफ दिख रहा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना है। कैसे बना है, f डैश x मतलब बाई डैश और fx मतलब बाई। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं ऐसे, तो 2x बाई है, और यहाँ पे x स्क्वायर और बाई डैश है, और यहाँ पे 1 है। अब ये देख के तो लग ही रहा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। कैसे आ गया है, तो चलिए माइनस से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई डैश माइनस 2x बाई बराबर -1। माइनस से गुना कर दिए, हमको इसको आगे लाना था, इसको आगे लाते हैं ताकि इसको अकेला भी बनाना था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है, तो सबसे पहले इसको बाई डैश को अकेला बनाएंगे। इसका मतलब है कि किससे भागा देना होगा, एक्स स्क्वायर से भागा देना होगा, इसके साथ जो भी रहेगा उसी से भागा देना होगा। तो इससे भागा दे देंगे एक्स स्क्वायर से, और यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बाई डैश में क्या आ गया, बाई डैश में आ गया है -2 अपॉन एक्स इंटू बाई बराबर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम लोग का ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर बन चुका है, और साथ साथ में बाई डैश भी अकेला आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, तुरंत इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और तुरंत हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, देरी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमको QX और PX का में से किसका जरूरत है, PX का जरूरत है। तो यहाँ पे PX को उठाइए e टू दी पावर माइनस, तो माइनस तो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है, और 2 भी निकल जाएगा बाहर, यहाँ पे 1 अपॉन x dx हो जाएगा। देखिए -2 जो था उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट को तो तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये बता दीजिए कि इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, तो e टू द पावर -2 तो बाहर है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। तो ये बहुत ही फेवरेट है, जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो 1 अपॉन x बहुत बार आता है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ln x हो गया। अब इस -2 का क्या करें, इस -2 को तुरंत उछला दो, इधर उछला के लाओ, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, ln x का पावर -2। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अगर पावर 2 होता तो एक्स स्क्वायर होता, लेकिन -2 है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ln क्या आने वाला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये भी बोल सकते हैं कि e और ln मिलके हट गया, दोनों मिलन हट चुका है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया है। अब बताइए सॉल्यूशन क्या होगा, यही डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो बाई जो हमारा है वो सॉल्यूशन आने वाला है। तो बाई सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो बाई इंटू क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, उसके बाद क्या करते हैं, तो QX क्या है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको किसके साथ गुना करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ गुना करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसको और इंटीग्रेट करना पड़ता है, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ काम हो चुका है, बस यही बाकी है कि इसका अगर इंटीग्रेशन एक बार हो जाए तो हमारा आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए
कैसे होगा, बाई बटे एक्स स्क्वायर है, अब इसका इंटीग्रेशन तो माइनस तो कॉमन ही निकाल लीजिए, अब 1/x⁴ हो जाएगा। तो 1/x⁴ का मतलब हुआ कि x⁻⁻4 अगर उसको ऊपर लाएंगे तो x⁻⁻4 है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन में पावर एक जुड़ जाता है, तो -4 में एक जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा पावर। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि x पे पावर -3 आने वाला है, और जब -3 ऊपर आया है तो नीचे भी -3 ही आएगा। अब यहाँ पे +c रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो सॉल्यूशन आने वाला था वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा था, 1,1 से। जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y भी 1 आना चाहिए, तो इसमें सीधे रख के हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे fx पता चल जाएगा। तो चलिए इसमें c का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बाई x² को उधर भी भेज सकते हैं। चलिए x² को उधर ही भेज देते हैं, तो x² को उधर भेजने पे क्या होगा, बाई x² जब आएगा और यहाँ पे x³ नीचे आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x² बटे 3x पे पावर 3, और क्या होगा हमारे साथ, तो यहाँ पे c के साथ x² जब जाएगा तो गुना में आ जाएगा। तो एक बार इसको काट ही देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा आ गया कि 1/3x प्लस cx²। अब c निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, 1,1 से पास कर रहा है, तो चलिए इसमें 1 1 रख दीजिए, x का भी 1 रख दीजिए और y भी 1 रख दीजिए, तो कितना रहा c, ये 1 हो गया, ये हो गया 1/3 और ये हो गया c। तो c आ चुका है, एक में से 1/3 जाएगा तो 2/3 आएगा, इसका मतलब हो गया कि c आ गया 2/3। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखने के लिए बाई बराबर ऐसे लिख दीजिए कि 1/3x और यहाँ पे c के जगह पे 2/3, तो 2x² बटे 3। अब यहाँ पे फाइनल हमसे क्या पूछा जा रहा था, fx इज, ऑप्शन में दिया हुआ था, तो fx इज का मतलब हुआ कि बाई पूछा जा रहा है, तो बाई हमारा आ चुका है, तो फाइनल आंसर हमारा निकल चुका है। तो यही फंक्शन था जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, उस फंक्शन का लिमिट के फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ था इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में एक्सप्रेशन से हम लोग पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, और एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद ये पकड़े कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फिर जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ा गया तो फिर क्या कर दिया, उसको सोल्व कर दिए, जैसे हम लोग मेथड पढ़े थे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करके तुरंत जो fx आ जाएगा तुरंत ऑप्शन में मार देंगे। तो हम लोग देखें कि किस तरीके से अलग अलग वेरिएशन हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो इस तरीके से आप इस डिस्कशन में बने हुए हैं, तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हर वेरिएशन को आप समझ पाइएगा। तो और भी हम लोग एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और भी क्लियरिटी आपके अंदर आ जाए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो आईटी एडवांस में आया है। तो आईटी एडवांस वाला किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही दूसरे चीजों से मिक्स करके इसको ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट बनाने का कोशिश करता है, आज ये भी देख लेते हैं। तो आप अगर आईटी एडवांस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बार जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप एक बार उसको प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। आंसर तक पहुंच जाइएगा तो बहुत ही अच्छी खुशी का बात है, हम भी बहुत मन से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी स्टेप में फंस रहे हैं तो आप मेरे साथ चलिए, अब मेरे साथ चल चल के उसको सोल्व करेंगे। चलिए, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो हमारे पास एक फंक्शन है f 0 से इनफाइनाइट, तो ये तो डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है। डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डैश x बराबर 2 माइनस fx बटे x। देखिए, इसको देख के तो आपको लग रहा होगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है हमारे पास, और वो भी बहुत ही सिंपल वाला है, वो भी एकदम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें भी एकदम आसान कि उसको एकदम चुटकी में सोल्व कर दीजिएगा। लेकिन आगे जो कर रहा है ये सब जो ऑप्शन फैला के रखा है उसमें वो फंसाना चाहता है। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आसान कर दिया कि चलिए सोल्व कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शंस के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे बाई डैश है और बराबर क्या है 2 माइनस क्या है बाई अपॉन एक्स। चलिए इसको उधर लेके आ जाते हैं, तो बाई डैश प्लस बाई अपॉन एक्स बराबर इसको 2 को उधर रहने देते हैं। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करिएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e टू द पावर, यहाँ पे px और qx होता है, तो px के जगह पे क्या है 1 अपॉन x है, तो बहुत ही आसान लीनियर है। अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का आप इंटीग्रेशन तो तुरंत बता दीजिएगा, बहुत बार यूज हुआ है ln x।
तो यहाँ पे ln x और e मिल के क्या देता है x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बहुत ही आसान वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, बाय इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो qx आया है वो करेंगे गुना किसके साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, तो 2 इंटू एक्स हो गया। और फिर करेंगे क्या, इसको एक बार इंटीग्रेशन करेंगे और उधर क्या लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिख देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाई इंटू एक्स बराबर क्या हो गया है, 2x, तो 2 तो कॉमन निकल जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से। अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2, तो वो 2 और ये 2 कट जाएगा, तो फाइनल हम लोग जल्दी से जल्दी इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 आया और 2 से कट गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाई क्या आ गया, बाई आ चुका है, x से भी डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस सी अपॉन एक्स, ऐसा बाई आ चुका है। अब इसी बाई पे सारा ऑप्शन बनाए हैं ये। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एफ डैश 1 अपॉन एक्स, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। तो बाई डैश क्या आ रहा है, बाई डैश आ रहा है 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब यहाँ 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे -c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ला चुके हैं। चलिए अब ऑप्शन निकालते हैं। तो इसमें देख पा रहे हैं कि एफ डैश 1 अपॉन एक्स जो है वो 1 के बराबर है जब x टेंस टू 0 प्लस है। तो चलिए सबसे पहले एफ डैश 1 अपॉन एक्स निकालिए। तो ये बाई डैश है, बाई डैश जो हमारा एफ डैश 1 अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, तो ये एफ एक्स है और ये क्या है, ये ही एफ एक्स आ चुका है और ये एफ डैश एक्स है। अब एफ डैश एक्स आया अभी, लेकिन ऑप्शन में ये कराना चाह रहा है कि x के जगह पे 1 अपॉन एक्स रखे। तो एफ डैश 1 अपॉन एक्स कैसे आएगा, बताइए जरा, एफ डैश 1 अपॉन एक्स कैसे आएगा। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 अपॉन एक्स रखेंगे, मतलब जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। जहां पे नीचे रहेगा वो ऊपर, ऊपर रहेगा तो नीचे, लेकिन जहां कुछ नहीं वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, c का c रहेगा, लेकिन जो एक्स स्क्वायर नीचे दिख रहा है वो कहाँ चलाएगा, ऊपर चला आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x अगर 0 को प्लस को अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, x अगर 0 प्लस को अप्रोच करा देते हैं तो क्या आएगा लिमिट, x अगर 0 प्लस को अप्रोच कराएंगे तो देखिए x अगर 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है मतलब यहाँ पे तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो c कुछ भी रहे उसमें अगर 0 को अप्रोच करेगा तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ऑप्शन में भी क्या दिया है, 1, मतलब ए ऑप्शन तो हो चुका है। लेकिन इतना जल्दी खुश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोर देन 1 में पूछा गया था जेईई एडवांस में। तो अभी एक ऑप्शन आया है तो अभी थोड़ा सा खुशी मिला है, ये नहीं कि अब तीनों ऑप्शन छोड़ के भाग गए, नहीं, जेईई मेन का नहीं है कि एक ही ऑप्शन आ गया तो वही आएगा। जेईई एडवांस में एक से ज्यादा ऑप्शन भी आ सकता है, तो अभी एक ऑप्शन आया है तो थोड़ा खुश होइए और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो बी ऑप्शन भी निकाल सकते हैं और सी ऑप्शन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बोल रहा था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर और एफ डैश एक्स है और यहाँ पे एक्स इंटू एफ 1 अपॉन एक्स और ये 2 है। अब बताइए यहाँ पे अगर हम इसमें रख देते हैं बाई डैश था तो यहाँ पे भी बाई डैश लगा हुआ था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ डैश, चलिए यही निकाल लेते हैं पहले सी नंबर। तो एक्स स्क्वायर एफ डैश क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर और एफ डैश, तो एफ डैश उसको गुना कर दीजिए, तो 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स टेंस टू कहाँ जा रहा है, 0 प्लस। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि जब एक्स स्क्वायर गुना होगा तो कहाँ पहुंच जाएगा जी, तो एक्स टेंस टू 0 प्लस पहुंच जाएगा और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस सी बचेगा। अब बताइए आप थोड़ा कि x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो x जब 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा, माइनस सी। तो क्या 0 आ सकता है, अब तो बोलिए कि c तो हमको पता ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे यह है कि माइनस सी आ रहा है, माइनस सी आ रहा है तो ये 0 है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि हमारा फंक्शन 0 से इनफाइनाइट डोमेन है, लेकिन ये बोल रहा है कि f1 अगर इनपुट डालेंगे तो 1 आउटपुट नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 1 इनपुट डालेंगे तो 1 आउटपुट नहीं आएगा का मतलब हुआ कि यहाँ पे जब हम जो फंक्शन आया है उसमें अगर x के जगह पे 1 रख देते हैं तो बाई 1 नहीं आना चाहिए।
तो जब हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो ये 1 है, और अगर y 1 हो जाता है तो c कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, y अगर 1 ले लेते हैं और x भी 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, c 0 हो जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि y 1 उस समय नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि c 0 नहीं होगा। c किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और c अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो ये जो ऑप्शन c दिया हुआ है ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पूरा डिपेंडेंट है c के ऊपर। अगर c 0 नहीं हुआ तो ये भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ए ऑप्शन हम लोग निकाल चुके हैं और सी को काट चुके हैं कि सी नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं बी और डी की तरफ। चलिए, बी में ऐसा है कि x इंटू f1/x है, x इंटू f1/x बराबर 2 लाना। अब देखिए f1/x कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो fx आ चुका है उसमें x की जगह पे क्या रखेंगे, 1/x रखेंगे। तो चलिए इस ऑप्शन के लिए हम ये भी काम कर लेते हैं कि x इंटू fx f1/x निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, तो x तो बाहर है और fx में x की जगह पे 1/x रखेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर है नीचे और जो नीचे है ऊपर, तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें x से गुना कर दीजिए तो x कट के 1 आ गया और प्लस cx² हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें अगर x 0 को अप्रोच कराते, अगर इसमें x 0 को अप्रोच कराते तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता, और यहाँ से आंसर क्या आ जाता, 1। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कितना है, 2। अगर 1 दिया रहता तो ये हो जाता, लेकिन ये 2 दिया हुआ, इस वजह से बी ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे डी ऑप्शन हम देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन थोड़ा अलग है, इसमें लिमिट है ही नहीं। इसमें ऐसा है कि fx पे मोड लगा दिए, fx पे मोड लगा दिए, लेस इक्वल टू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि ये ऑप्शन पूछना क्या चाह रहा है। ये एक्चुअली रेंज का बात कर रहा है कि fx का जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। fx जो है उसका जो वैल्यू आउटपुट आएगा वो क्या है, क्या वो 2 से कम है, क्या वो 2 से ज्यादा है। लेकिन सारे डोमेन में नहीं बात कर रहा है, बस कब कर रहा है कि 0 से थोड़ा सा आगे चलेंगे, कब तक, 2 तक, उसी बीच में बता दो कि fx का वैल्यू क्या हमेशा 2 से कम रहेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर कैसे दे सकते हैं हम लोग, तो इसके आंसर के रेंज में पहुंचने के लिए हमको फंक्शन को देखना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, x प्लस सी अपॉन एक्स। अब x प्लस सी अपॉन एक्स अगर है तो देखिए c कुछ भी रहे, c पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, और यहाँ पे समझ चुके हैं कि c 0 नहीं होगा। तो c 0 नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर x 0 को अप्रोच करेगा, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो ये तो 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन ये किसको अप्रोच करेगा, 1 अपॉन जो 0 है, या तो प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा या तो माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पे c पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब हम x को 0 से हल्का सा ज्यादा रखेंगे तो यहाँ पे जो y fx का जो रेंज है वो या तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ चला जा रहा है या तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो जब प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो उसका जो रेंज है वो 2 से कम कोई जरूरी नहीं कि हो। तो इस वजह से हम लोग इतना डिस्कशन से ये निकालेंगे कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो देख रहे हैं आईटी एडवांस का क्वेश्चन मोर देन 1 में पूछा था, लेकिन ऑप्शन बस कौन सा हुआ, 1। तो इसमें बहुत ज्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं फंसाना चाह रहा था, ये ऑप्शन को ऐसे उलझा दिया है कि पहले फंक्शन निकालिए, उसका डिफरेंशिएशन करिए, फिर उसमें 1/x रखिए, फिर उसमें x से गुना करिए, फिर लिमिट रखिए, फिर लास्ट में इस फंक्शन का रेंज में भी कंपेयर करिए। तो इस तरीके से एडवांस में ये होता है कि बहुत सारे चीजों को मिक्स कर देते हैं। तो पूरे कैलकुलस को मिक्स करने की कोशिश करते हैं कि जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इससे सोल्व करवा ही रहे हैं तो लिमिट का भी नॉलेज ले लेते हैं, इसको जो फंक्शन का रेंज है उसका भी नॉलेज ले लेते हैं। तो इसीलिए एडवांस में सब चैप्टर क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे क्वेश्चन के साथ डिस्कशन में इतना देर शामिल रहें, और इसी तरीके से सारे वीडियो के लास्ट तक देखिए ताकि आपका जो सारा डाउट है वो सब क्लियर हो जाए और आप आंसर के लास्ट तक पहुंचे और आप में कॉन्फिडेंस आए और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।